नमस्कार, मैं बसंत उत्सव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की विशिष्ट कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। और ये कक्षा आपकी कक्षा नंबर 7 है और ये क्लासेस आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया है। MPPSC हो, MPSI हो, MP पुलिस हो या मध्य प्रदेश से कोई भी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जय किसान माफी योजना का प्रारंभ कब हुआ? 22 फरवरी 2019, 1 अगस्त 2004 या फिर 22 दिसंबर 2017 को। ये जो तिथि देख रहे हो आप, 22 दिसंबर 2017, इस तिथि को एक योजना प्रारंभ हुई थी और उस योजना का नाम है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना। और वे लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों को 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन, मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन देना, यह इस योजना में उद्देश्य है। किस योजना में? सौभाग्य योजना में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और ये जो तिथि है 1 अगस्त 2004 को, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ हुई थी। उस योजना का नाम है दीनदयाल रोजगार योजना। रोजगार योजना। और इस योजना का उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिक्षित बेरोजगार जो लोग हैं, और इन्हीं बेरोजगार की संख्या अभी बहुत ज़्यादा है साथियों। आपको पता है कि हम खुद भी उसी श्रेणी में आते हैं, शिक्षित बेरोजगार। ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों को बैंकों से ऋण देना, यह इस योजना के अंतर्गत है। ठीक है। लेकिन ये सारी योजनाएं प्रारंभ तो हो जाती हैं, लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं। किसी न किसी सरकारी समस्या, सरकारी कोष से संबंधित कोई समस्या, बैंकों के संबंधित समस्या की वजह से। और यहाँ पे है जय किसान ऋण योजना। तो यह योजना आप याद रखिएगा, यह योजना 22 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई। ठीक है। और इस योजना में ये क्या है? इसमें है फसल ऋण माफी। क्या है इसमें? किसान फसल ऋण माफी। फसल ऋण माफी योजना है यह। और यह योजना पहले चरण में कहाँ से प्रारंभ हुई? रतलाम जिले से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपदों के परिवर्तित नाम में असत्य कौन सा है? वत्स ग्वालियर को कहा जाता है, चेदी खजुराहो को, तुंडीकेर दमोह को, दशार्ण विदिशा नलपुर उज्जैन को। कौन सा असत्य है इसमें? आप देख पा रहे हो, उज्जैन को अवंती, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है। ठीक है। और नलपुर जो है, यह नाम है शिवपुरी का। शिवपुरी का प्राचीन नाम नलपुरी। ठीक है। और दशार्ण विदिशा का प्राचीन नाम है तुंडकेर, ये दमोह का प्राचीन नाम है। और चेदी जो है खजुराहो का प्राचीन नाम है, वत्स ग्वालियर का प्राचीन नाम है। मेरा उद्देश्य यह है कि एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन उत्तर आपके बन जाए, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं वो विशिष्ट और विस्तृत होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हमें ये रहता है कि हम थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति, ये जेजाक भुक्ति है, जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महेशमती के कलचुरी। तो धंगदेव जो है साथियों, ये जेजाक भुक्ति चंदेल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, रस मंजरी के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी प्रसाद, भानुदत्त मिश्र, संग्राम शाह या रूपनाथ झा? तो रूपनाथ झा, इनकी जो रचना है वह है राम विजय महाकाव्य। राम विजय महाकाव्य याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम विजय महाकाव्य, ये रचना है रूपनाथ झा की। संग्राम शाह की रचना है रस, इनकी रचना है रस रत्न माला। रस रत्न माला इनकी रचना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो अगला नाम है वह है भानुदत्त मिश्र, तो ये सही होगा। इनकी रचना है रस मंजरी। और लक्ष्मी प्रसाद की एक रचना मैं बता देता हूँ, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष, ये लक्ष्मी प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं? छिंदवाड़ा, सागर। रायपुर, बस्तर। बिलासपुर, बस्तर या दुर्ग। अब यहाँ पे अपन मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि कौन से जिले जो हैं बड़े हैं।
अब आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, छिंदवाड़ा और सागर दोनों ही जिले जो हैं वो बड़े जिले हैं उस श्रेणी में, ठीक है। और ये जिले कहाँ पे हैं आप देख पा रहे हो, इसमें छिंदवाड़ा जो है ये यहाँ पे रहा है। अब ये देख पा रहे हो आप मैप में, ये जो है छिंदवाड़ा, इसका भूभाग देख रहे हो जो कि बहुत बड़ा दिख रहा है अन्य जिलों के अपेक्षा, और सागर का जो है ये भी बड़ा क्षेत्र है। तो जो ऑप्शन में दिया गया है इसके अनुसार छिंदवाड़ा और सागर दोनों ही जिले का भूभाग बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़े जिले हैं। तो आपका सही उत्तर हो रहा है छिंदवाड़ा और सागर दोनों ही जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से इन जिलों से बड़े जिले हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, कि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है जिसे गोंडवाना हिस्सा कहा जाता है, और गोंडवाना लैंड भूमि क्षेत्र है। और ये जो है अधिकतर ये भूमि, गोंडवाना भूमि जो है लावा से बनी हुई है, लावा उद्गार से बनी हुई भूमि है। और लावा उद्गार से बनी हुई भूमि में काली मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चंबल घाटी, नर्मदा घाटी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो गोंडवाना कहलाने वाली भूमि जो है वो चंबल घाटी क्षेत्र है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख नगर जो निम्न नदियों पर बसे हैं इसमें असत्य कौन सा है, ठीक है। बैतूल और नेपानगर, नेपानगर जो है अखबारी कागज का कारखाना है, ठीक है। और बैतूल और नेपानगर दोनों ही ताप्ती नदी पे बसे हुए हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा। गुना, सांची और विदिशा ये बेतवा नदी पर है, ये भी सत्य है। महू और रतलाम शिवना नदी पर नहीं है, ठीक है, बल्कि महू और रतलाम दोनों ही चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। तो आपका ये वाला असत्य है, तीसरा वाला ऑप्शन। कुक्षी और धार ये दोनों माही नदी पर हैं, और आपको ये पता होगा कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, केवटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है, बीहड़ पे, नर्मदा पे, चंबल पे या फिर सिंध नदी पर। तो यहाँ पे सिंध नदी की बात करें तो ये यहाँ पे है सिंध नदी पर बहुटी जलप्रपात जो कि रीवा में है। बहुटी जलप्रपात कहाँ पे है, सिंध नदी पर है। सिंध नदी पर चचाई जलप्रपात भी है, और यह भी कहाँ है, यह भी रीवा पर है। तो ये सिंध नदी के 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी चंबल नदी की। तो चंबल नदी पर भी महत्वपूर्ण है चूलिया प्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है, चंबल नदी पर है। और इस पर है पाताल पानी जलप्रपात, और इस पे है राहतगढ़ जलप्रपात, और इसी पर है झाड़ी दाह जलप्रपात। तो ये महत्वपूर्ण जलप्रपात चंबल नदी पर हैं। इसके बाद नर्मदा नदी की बात करें तो इस पर भी बहुत सारे जो हैं महत्वपूर्ण जलप्रपात है। यहाँ पे कुछ जलप्रपात मैं पिछली कक्षाओं में बता चुका हूँ, और कुछ और चयनित है। दर्दी जलप्रपात जो हैं यह नर्मदा पर है, ये कहाँ पे, खंडवा में, ये खंडवा में आता है। इसके अलावा कपिल धारा इसके ऊपर है, कपिल धारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक में है कपिल धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा इसी पर है, ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात, और यह भी कहाँ है, यह भी अमरकंटक में है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है केवटी जलप्रपात, तो ये बीहड़ नदी पर है, और कहाँ पर है, तो रीवा में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, भिंड में, पंचमढ़ी, अमरकंटक या फिर बालाघाट में। तो पंचमढ़ी में जो है सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, और कितनी होती है, 212.3 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे दर्ज की जाती है। पंचमढ़ी सही ऑप्शन होगा। और भिंड में सर्वाधिक न्यूनतम, यानी भिंड में न्यूनतम औसत वर्षा दर्ज की जाती है, और कितनी दर्ज की जाती है याद रखिएगा, भिंड में 62.4 सेंटीमीटर। ये दोनों ही जो ऑप्शन है दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों मैंने क्वेश्चन को उसी प्रकार से बनाया है कि आपके एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाए। अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि काली मिट्टी के रासायनिक संगठन
में असत्य कौन सा है? अब काली मिट्टी की बात हो रही है, इसके अंतर्गत रासायनिक संगठन क्या क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लिखे मैंने, जैसे नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.045%। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन जो है 0.045% जो है काली मिट्टी में पाई जाती है। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है वह इसमें दिया गया है 1.0%, जो कि गलत है, ठीक है। और कितना होता है मैं आगे बताता हूँ। लोहे के ऑक्साइड 4% होते हैं, ये सत्य है। अमोनिया जो है इसमें 0.002% अमोनिया होता है, ये भी सत्य है। लेकिन कार्बन जो है ये और कम होता है। कार्बन कितना होता है? 0.49% कार्बन पाया जाता है, न कि 1%। तो ये वाला ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1977-78 में, 1971, 1980, 1969 और या फिर 70 में। अब यहाँ पे हैं मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना जो है ये 1969 और 70 में, पिछले वीडियो में भी बताया मैंने, और समझ लीजिए आप कि मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है वह हुई है कब? 1969-70 में। इसके अलावा 1980 की जो सन है इसमें मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना हुई है 1980 में, बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना। और 1971 में लघु कृषक विकास, याद रखिएगा, लघु कृषक विकास अधिकरण, ठीक है, लघु विकास कृषक अधिकरण की स्थापना जो है 1971 में हुई थी। और मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना जो है 1977 और 78 में हुई है। अगला प्रश्न है, कटनी जिले की स्थापना कब हुई? 1998, 1999, 1994 या 1974? साथियों एक बात बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सीरीज अच्छी लग रही है, आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं क्या ये सीरीज में जारी रखूँ, ठीक है, ज़रूर कमेंट करें आप। और अब आगे बात करते हैं कि कटनी जिले की स्थापना कब हुई, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, कटनी जिला जो है जबलपुर से अलग होकर कटनी जिला बना है। और कटनी जिले का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 4950 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और इसका उपनाम क्या है? कटनी का उपनाम जान लीजिए, चूना नगरी है उपनाम। इसके अलावा मार्बल नगरी भी कहा जाता है कटनी को, मार्बल नगरी, ठीक है। और कटनी की जो स्थापना है वो इस अस्तित्व में कब आया? सन 1998 में जो है कटनी नया जिला बना। अगला प्रश्न, रानी दमयंती के नाम पर किस जिले का नाम रखा गया है? दतिया, दमोह, विदिशा या फिर ग्वालियर? दमोह है वह जिला जिसका नाम जो है रानी दमयंती के नाम पर रखा गया है। दमोह में ही रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह दमोह में है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल है। कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो ये भी दमोह में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है स्पर्श नहीं करता? छत्तीसगढ़ के जिलों की बात हो रही है, ठीक है। सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली या जलगांव? अब जलगांव जो है साथियों यह छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र का जिला है, ठीक है। तो मुंगेली, कोरिया और सूरजपुर ये तीनों जिले जो है मध्य प्रदेश सीमा को छूते हैं। और जलगांव जो है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये महाराष्ट्र का एक जिला है, ठीक है। और जब मैप की स्टडी अपन करेंगे, मैं आगे आपको सभी मैप के स्टडी करूंगा जिसमें लैंड, भूमि क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, उन सभी पठारों का भी अपन उसमें वर्णन करेंगे। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा जिला किस जिले से स्पर्श करता है। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्तिमती किस नदी का प्राचीन नाम है? केन, बेतवा, तवा या फिर नर्मदा का? तो शुक्तिमती जो है ये केन नदी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना है और उसमें असत्य कौन सा होगा? निम्न परियोजनाएं और नदी इस तरफ लिखी हुई है। चंबल पर बनी है, चंबल परियोजनाएं जो है चंबल नदी पर, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा नदी व उसकी 41 सहायक नदियों के साथ है, तो ये दोनों ऑप्शन भी सही हो रहे हैं। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बनी हुई है, ये भी बिल्कुल सत्य है।
उसके बाद है माता टीला बांध, ये पेंच पर बना हुआ नहीं बल्कि यह है बेतवा पर। कहाँ पे? यह बेतवा पर बना हुआ है, ठीक है। और इसको माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सूचकांक कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण एवं निर्धनता की स्थिति की जांच करना, रोजगार की दशा को जांचना। तो जो मानव विकास रिपोर्ट है उसके अनुसार आर्थिक सूचकांक जो है ये तीनों है, इन तीनों के आधार पर जो है आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। डी वाला ऑप्शन ये सभी सही होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ताजुल मस्जिद कहाँ है? भोपाल, धार, बुरहानपुर या फिर इंदौर में? अब इंदौर में जो है साथियों आपको पता है कि विजयवाड़ा जो है वह इंदौर में है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण बातें हम बात कर लेते हैं। जैसे बुरहानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मस्जिद है बीबी की मस्जिद। बीबी की मस्जिद कहाँ पे है? बुरहानपुर में है और यह 1540 में बनी थी। 1540 में बनी थी और किसने बनाई ये? बादशाह आजम हुमायूं। बादशाह आजम हुमायूं ने यह बीबी की मस्जिद जो है बुरहानपुर में 1540 में बनाई थी और ये फारूकी वंशी हैं। फारूकी वंशी का एक राजा था यह बादशाह आजम। उसके बाद बात करें धार की, तो धार में भी एक मस्जिद है भोजशाला मस्जिद। ये भोजशाला मस्जिद जो है ये राजा भोज द्वारा बनाया गया एक मंदिर था। यह एक मंदिर था, लेकिन बाद में जब खिलजी का शासक मालवा पर हुआ इसका सन 1300 के लगभग 1305-6 के लगभग मालवा पर जो है खिलजी वंश का शासन शुरू हो गया था। तो उस समय जो है खिलजी ने इस मंदिर को जो है मस्जिद का रूप दे दिया गया, ठीक है। मस्जिद का रूप दे दिया गया और जिसको कहा जाता है भोजशाला मस्जिद। अब भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में है ये वाली मस्जिद ताजुल मस्जिद, भोपाल में है। और यह कब बनी? 1887 में यह मस्जिद बनाई गई है और यह नवाब शाहजहां बेगम ने यह बनाई। तो यह भोपाल की शासिका रही है नवाब शाहजहां बेगम और इनके द्वारा बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पे भोपाल में एक और मोती मस्जिद भी है। भोपाल में मोती मस्जिद है जो 1860 में बनी थी। सिकंदर जहां बेगम, ये किसने बनाई? सिकंदर जहां बेगम ने बनाई और इन्होंने भी जो है भोपाल में शासन किया था। और भी हम भोपाल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो 1832 में बनी थी और ये किसने बनाई? कुदसिया बेगम ने। कुदसिया बेगम, तो ये तीनों बेगम ऐसी बेगम है जिन्होंने भोपाल राज्य पर शासन किया था उस समय। तो इन्होंने कुदसिया बेगम द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद। उसके अलावा एक और मस्जिद है ढाई सीढ़ी की मस्जिद। यह भी 1716 में बनी दोस्त मोहम्मद खान द्वारा। 1716 में बनी ढाई सीढ़ी की दोस्त मोहम्मद खान द्वारा, ठीक है। महत्वपूर्ण टर्म्स को आप नोट जरूर करते जाएं, आप छोटी नोटबुक बना लें, ठीक है। ये जो अब बात करते हैं ताज उल मस्जिद की, तो ये भी भोपाल में है। ये सारी मस्जिद में चर्चा कर लेता हूँ आपको। ताज उल मस्जिद ये कब बनी? 1971 को बनी है और ये मौलाना महमूद इमरान ने बनाई है। मौलाना महमूद इमरान द्वारा बनाई गई ये मस्जिद भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद है। अगला प्रश्न है विक्रम पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण सम्मान के रूप में, खिलाड़ी सम्मान, वैज्ञानिक सम्मान या फिर राज्यपाल को सम्मान। तो विक्रम पुरस्कार जो है यह पुरस्कार ये पूर्व सीएम सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह सम्मान प्रारंभ किया गया और ये वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न है एकलव्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1995, 96, 94 या फिर 99 में?
तो एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एससी और एसटी के खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार हैं, ठीक है। और ये पुरस्कार अब अंडर 19 को दिया जाता है, 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों को, और इसमें 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है और इसको सन 1994 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1981, 1934, 1906 या 1956 में? तो 1956 की बात करें तो यहाँ पे एक प्रथम कागज मिल 1956 में प्रारंभ हुआ और यह नेपा नगर की बात हो रही है। नेपा नगर बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। तो ये 1956 में प्रथम कागज मिल स्थापित हुई है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म से। और 1906 की बात करें तो 1906 में प्रथम सूती मिल जो है ये भी बुरहानपुर में प्रथम सूती मिल डाला गया सन 1906 में। उसके बाद 1934 में भी महत्वपूर्ण प्रथम चीनी मिल, यानी कि गन्ने के रस से जो चीनी बनाई जाती थी वह बनाई जाती हैं। तो यह जावरा में स्थापित किया गया था। गुड़ बनाया जाता था, ठीक है, मुख्य रूप से गुड़ बनाया जाता था और चीनी भी गन्ने से बनाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की यहाँ पूछा गया है कि यह की स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला वन क्षेत्र है छतरपुर, खंडवा, रीवा या फिर इंदौर? यहाँ पे छतरपुर की बात करें तो सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र वाला जो इलाका है वह छतरपुर का क्षेत्र है। इसके अलावा सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र जो है खंडवा में है। अब आरक्षित वन क्षेत्र और संरक्षित वन क्षेत्र क्या है? ठीक है, संरक्षित वन क्षेत्र ऐसा वन क्षेत्र होता है जिनमें आम जनता को अंदर जाने, लकड़ी काटने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आरक्षित वन क्षेत्र होता है उसमें जो है जाने आने एवं जो सूखे वृक्ष हैं, सूखी लकड़ियां, उनका प्रयोग करने का जनता को जो है पूरी उसमें छूट रहती है। ये इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इंदौर की और रीवा की, तो यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स बन रहा है कि रीवा, इसके अलावा खंडवा, ठीक है, रीवा, खंडवा और जबलपुर, यहाँ पे सर्वाधिक बड़े वन क्षेत्र हैं, ठीक है। रीवा, खंडवा और जबलपुर में जो है सर्वाधिक बड़े वन क्षेत्र हैं। और इंदौर, होशंगाबाद, बैतूल में सर्वाधिक छोटे वन क्षेत्र हैं, ठीक है। सर्वाधिक छोटे वन क्षेत्र किन इलाकों में हैं? इंदौर, होशंगाबाद और बैतूल में। रीवा, खंडवा और जबलपुर में सर्वाधिक बड़े वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संजीवनी संस्थान कहाँ है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर खंडवा में? तो संजीवनी संस्थान जो है ये कैसे संबंधित है? वनौषधि रोपण से, यानी औषधि में उपयोग होने वाले पेड़ों को लगाना, वृक्षों को लगाना इस संजीवनी संस्थान का कार्य है और यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, बेगा, गोंड या फिर पारधी? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और गोंड जनजाति ही मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की प्रथम सबसे बड़ी जनजाति जो भील जनजाति है, ठीक है। और बेगा जो है ये गोंड जनजाति की उपजाति है, गोंड जनजाति की उपजाति है बेगा। और पारधी जनजाति का अर्थ होता है आखेट, पारधी का अर्थ होता है आखेट, आखेट मतलब शिकार, ठीक है। शिकार का भोजन को संग्रहित किया जाता है शिकार करके और उसे खाया जाता था, तो ये पारधी शब्द का अर्थ आखेट होता है। ये आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? चंदेरी, धार, बुरहानपुर या फिर जबलपुर में? तो जबलपुर में है ये किला। असीरगढ़ का किला कहाँ पे है? सॉरी, जबलपुर में नहीं, ये बुरहानपुर में है। असीरगढ़ का किला जो है ये बुरहानपुर में है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके अलावा बुरहानपुर की और भी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बुरहानपुर को क्या कहा जाता है? दक्षिण का द्वार। और बुरहानपुर में किसे कहा जाता है दक्षिण का द्वार? असीरगढ़ के किले को ही दक्षिण का द्वार कहा जाता है। इसको
10वीं शताब्दी में बनाया गया था। अहीर राजा किसने बनाया था? अहीर राजा आशा ने। असुरगढ़ के किले को अहीर राजा आशा ने बनाया था। ठीक है। और यहाँ पे बुरहानपुर में एक और महत्वपूर्ण बात इसी महल की है, वो है मुमताज। मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी वह भी असुरगढ़ के किले में ही हुई थी। ठीक है। आज के 25 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश विशेष विविध की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बात कर लेते हैं। पेटावेलेंट वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। पेटावेलेंट वैक्सीन क्या है? ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक संयुक्त वैक्सीन है जो कि 5 रोगों के लिए है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी पहली बीमारी, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस, इन बीमारियों के लिए एक संयुक्त वैक्सीन है पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसकी शुरुआत जो है ये मध्य प्रदेश से हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और भी विविध जान लेते हैं। भारत का प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में खोला गया। ITI की ऑनलाइन परीक्षा लेने वाला, आयोजित करने वाला भी प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही है। और भारत ऐसा प्रथम राज्य है, भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जहां पर प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित हैं मध्य प्रदेश में। प्रथम राज्य जिसने सभी गांवों को ग्राम संपर्क वेबसाइट में जोड़ने की सफलता प्राप्त की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे। और आज के इस क्लास में इतना ही प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आपको देना है और जो सबसे अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में लिखेगा उसी क्वेश्चन को मैं कल के वीडियो में सबसे पहले, वीडियो शुरू होने से पहले उसी क्वेश्चन को पढ़ के सभी को शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपको बताना है नर्मदा नदी के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म्स लिखेगा उस व्यक्ति का जो है कल मैं उस व्यक्ति के जो लिखा हुआ जो ज्ञान रहेगा उसको सबसे पहले क्लास में पढ़ूंगा, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य साथियों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके और ताकि मैं और भी अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए इसी प्रकार से लेके आता रहूं। धन्यवाद।